दिल का दर्द एक प्रेम कथा भाग 2। तभी अचानक एक ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और वो उसने फटाफट उठकर अलमारी से अपनी जैकेट निकाली जो सुबह उसने पहनी थी और फिर उसकी जेब में से कुछ ढूंढने लगा और आखिरी वो मिल ही गया, वो कागज़ का टुकड़ा जो सुबह उस लड़की के पास से गिरा था। एक बहुत ही प्यारी शायरी जैसी कविता लिखी हुई थी। जो तेरा साया किसी जिस्म से सहम जाए तो मुझे याद करना, जो तेरी नींद आधी रात में उड़ जाए तो मुझे याद करना, जो तेरे हालात कभी तेरी समझ में ना आए तो मुझे याद करना, जो भीड़ में भी तेरी तन्हाई तुझे सताए तो मुझे याद करना, जो तेरी अपनी परछाई भी तुझे अधूरा छोड़ जाए तो मुझे याद करना। मैं तो हूँ तेरे आसपास, बेशक ये तुझे नज़र ना आए, पर फिर भी कभी अगर मेरी कमी तुझे रुलाए तो बस तू मुझे याद करना, मुझे याद करना। मायरा। मायरा को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसने नज़र उठा के उधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था। क्या ये उसकी आवाज़ थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो जा चुका था हमेशा के लिए, लेकिन ये एहसास ऐसा क्यों लग रहा था कि वो यहीं आसपास है। उसने सोचते हुए खिड़की के पास जाकर देखा। वहाँ बस मीलों तक दूर तक फैला हुआ अंधेरा था और तेज चलती हवा जो उस तूफान से कम लग रही थी जो उसकी ज़िंदगी में आया था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और कितना खोसोगे खुद को? 2 साल हो गए हैं उसे गए हुए और तुम आज भी उस दिन से आगे नहीं बढ़ पाई हो। कब तक तकलीफ दोगी खुद को? भूल जाओ बेटी सब। ये उसकी नानी थी जो उसके दिलो ज़िंदगी के हालात से बखूबी वाकिफ़ थी। नहीं नानी माँ, मैं मर भी जाऊँ तो खुद को इस इल्ज़ाम से रिहा नहीं कर सकती कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा दोष था। मैं जिम्मेवार हूँ उस अनहोनी के लिए जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। उसने अपने आंसू पे मुश्किल से काबू पाते हुए कहा, नहीं मायरा, ऐसा नहीं है। जो भी हुआ वो भगवान की मर्ज़ी थी। कैसी मर्ज़ी नानी माँ? बचपन में मेरे माँ पापा मुझसे छीन लिए और अब ज़िंदगी में किसी को अपना माना तो मेरा प्यार भी मुझसे छीन लिया। ये कैसी मर्ज़ी है भगवान की? और अगर यही मर्ज़ी थी तो फिर उसने ये रिश्ते मुझे दिए ही क्यों? क्यों मुझे सपने देकर मजबूर किया? क्यों उसे मेरी ज़िंदगी में भेजा? और ये कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं मेरे बच्चे, भगवान इतना कठोर नहीं है। ज़रूर उसने तेरी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा सोचा होगा और तू तो मेरी बहादुर बेटी है। तू ऐसे हार मान सकती है? नानी ने कहा, जबकि वो जानती थी कि मायरा के घाव पर इस तरह की बातें कोई असर करने वाली नहीं थी। अगले दिन सुबह विशाल अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। सारा दिन पहाड़ों के शहर में वक्त का कुछ पता ही न चला। वापस आते आते तीनों थक चुके थे। तभी रास्ते में अनंत ने गाड़ी रोकी। अरे यार, वो देख कैफ़े, चल वहाँ चल के थोड़ी थकान उतारें। वैसे भी होटल कुछ ही दूर रह गया है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, विशाल ने बोला। हाँ ठीक है। तीनों उतरकर कैफ़े सीज़न की ओर चल पड़े। ये उसी रास्ते पर था जहाँ कल विशाल को वो लड़की दिखाई दी। तीनों जाकर एक टेबल पर बैठ गए। जी सर, कहिए आपको क्या चाहिए? पहाड़ी सा दिखने वाला एक वेटर उसके पास आकर बोला। 3 कॉफ़ी, युवराज ने ऑर्डर दिया। विशाल इधर उधर नज़रें घुमाने लगा। वो लकड़ी से बना एक विंटेज लुक वाला छोटा मगर खूबसूरत सा कैफ़े था जिसके पिछली तरफ बड़े आराम से बर्फीले पहाड़ों को देखने का लुत्फ़ लिया जा सकता था। वो ये सब नोटिस कर ही रहा था कि तभी उसे पीछे की तरफ लास्ट टेबल पर बैठी हुई वो दिखाई दी। उसके दिल में अचानक से एक बिजली कौंधी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? कल ही तो नहीं, वैसे भी ये एक छोटा शहर है और यहाँ कैफ़े ही कितने हैं। ये एक इत्तेफाक ही है, उसने मन ही मन में सोचा। ओए, तू किधर गुम हो गया? अनंत ने उसके सामने चुटकी बजाई। कुछ नहीं, मैं अभी आया, बस 2 मिनट, कहकर विशाल टेबल से उठ गया। ओह हेलो, किधर चले? युवराज ने आवाज़ लगाई। छोड़, जाने दे उसे, आ जाएगा। अनंत ने उसे रोका। कहानी के अगले भाग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।